बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की इस डिस्कशन का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे पास हमारे कैफ टू के करिकुलम में पहला चैप्टर जो हमने अपने कोर्स में कवर किया था दैट वाज इंट्रोडक्शन इन की कॉन्सेप्ट्स पर्टेनिंग टू इनकम टैक्सेस। इनको हम क्विकली रिवाइज करेंगे। इस चैप्टर का हम एक क्विक रिवीजन देख रहे होंगे। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हर चैप्टर के आप लोगों को एक शॉर्ट क्विक रिवीजन लेक्चर प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि एग्ज़ाम से पहले जब हम एग्ज़ाम से करीब तक पहुंच रहे हो तो विद इन लिमिटेड टाइम अगर हमें अपना कोर्स या कोई स्पेसिफिक चैप्टर रिवाइज करना है कॉन्सेप्चुअली, तो हम इन लेक्चर्स के थ्रू अपने चैप्टर्स को, अपने एरियाज़ को क्विकली रिवाइज कर सके। तो हम इन डिस्कशंस में या इन लेक्चर्स के अंदर प्रैक्टिस वगैरह नहीं दिख रहे होंगे। प्रैक्टिस वगैरह मैंने आप लोगों को वर्कशॉप में सेपरेटली करवाई है। हमने चैप्टर्स के साथ भी प्रैक्टिस की है, वर्कशॉप में भी हमने प्रैक्टिस की और हमने पास पेपर के क्वेश्चंस वगैरह देखें। इन लेक्चर्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको जितनी भी चीज़ें हमारे कोर्स का पार्ट है उनका कॉन्सेप्चुअल क्विक रिवीजन करवाया जाए, ताकि कम से कम टाइम में आपके पास एक कंटेंट अवेलेबल हो कि एग्जाम से पहले अगर आपने चीज़ों को रिवाइज करना है तो क्विकली इन चैप्टर्स की मदद से आप रिवाइज कर रहे हो। तो आज हम पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन इनकी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और इंशाल्लाह फिर आने वाले दिनों में हम 5 वेट्स ऑफ इनकम और बाकी चीज़ें लेकर चल रहे होंगे। और अगेन, चूंकि ये हमारा रिवीजन लेक्चर है तो मैं जो अनइम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही ऐसी चीज़ें जो कि फाउंडेशनल लेवल पे ज़रूरी होती है लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं होती, उन चीज़ों को टच नहीं करूँगा। जो चीज़ें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है, सिर्फ हम उन्हीं एरियाज़ को टच कर रहे होंगे। तो अगर हम इनकम टैक्सेस के इंट्रोडक्शन की कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़े तो हमने ओवरऑल इनकम टैक्स लॉस का स्ट्रक्चर देखा था। इनकम टैक्स लॉ में हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होता है और इनकम टैक्स रूल्स होते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हमारे पास मल्टीपल चैप्टर्स, हर चैप्टर में मल्टीपल सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस और प्रोवाइजो सारे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मल्टीपल शेड्यूल्स हैं। वैसे तो कुछ टोटल 14-15 तरह के शेड्यूल्स हैं, लेकिन आपके लेवल पे आपको 3 शेड्यूल्स के बारे में मालूम होना चाहिए। फर्स्ट शेड्यूल हमारे पास रेट ऑफ टैक्सेस का शेड्यूल था। जितने भी टैक्स रेट्स होते हैं वो हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के फर्स्ट शेड्यूल में गिवन होते हैं। आपको टैक्स रेट्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपके क्वेश्चन पेपर में लास्ट में आपको टैक्स रेट्स गिवन होंगे, तो टैक्स रेट्स वगैरह किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड शेड्यूल हमारे पास एग्जेम्पशन एंड टैक्स कंसेशन का शेड्यूल है, जिसके हमारे पास 4 पार्ट्स है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक। अगेन, पूरा सेकंड शेड्यूल हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। कुछ क्लॉजेस हैं जो कि हम ओवर द कोर्स कवर करते हैं, कुछ क्लॉजेस सेकंड शेड्यूल की जो कि हमारे कोर्स का पार्ट बनाई गई है, जो आप आने वाले वक्तों में देखेंगे भी। और थर्ड शेड्यूल हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस का रेट प्रोवाइड करता है। थर्ड शेड्यूल में हमें यह बताया जाता है कि डेप्रिशिएबल एसेट को किन रेट्स पे डेप्रिशिएट करना है, इनिशियल अलाउंस का क्या रेट वगैरह एग्जिस्ट करता है, और इसके साथ साथ हमारे इनकम टैक्स रूल्स भी चल रहे होते हैं। अच्छा, फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कब वजूद में आया, कब इसकी इन्फोर्समेंट हुई, किस तरह से कानून बना, ये सारी बातें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चार्जिंग सेक्शन की बात करें तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 4 था, ये हमारा चार्जिंग सेक्शन था, जो कि हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का पूरा हॉरिजॉन बताता है कि किस तरह से कानून काम करता है, किस तरह से इस कानून को अथॉरिटी मिलती है, किस तरह से कानून की पावर्स है और क्या कुछ इस कानून में चल रहा होता है। तो हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 4 है, दैट इज चार्जिंग सेक्शन, वो ये कहता है कि इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन who has taxable income as per the applicable tax rate. Income tax shall be imposed for each tax year for every person who has taxable income as per the applicable tax rate. अब इस चार्जिंग सेक्शन से हमारे पास कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज निकल कर सामने आती है। हम टैक्स की डेफिनेशन देखते हैं, हम टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट देखते हैं, हम पर्सनस देखते हैं कि कौन कौन से लोग पर्सनस हैं, हम इनकम की डेफिनेशन देखते हैं और हम एप्लीकेबल टैक्स रेट्स देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एप्लीकेबल टैक्स रेट्स हमारे पास फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में प्रोवाइडेड है। सबसे पहले अगर मैं टैक्स की डेफिनेशन देखूं तो टैक्स की डेफिनेशन एक हाइब्रिड डेफिनेशन है, यानी कि लॉ मेकर ने टैक्स को डिफाइन भी किया और साथ साथ इसके अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड भी की। कहता है टैक्स मीन्स एनी टैक्स इम्पोज्ड अंडर चैप्टर 2 दैट इज चार्ज ऑफ टैक्स एंड इंक्लूड्स एनी पेनल्टी, फी और अदर चार्ज और एनी सम और अमाउंट लेवेबल और पेएबल अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। यानी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के चैप्टर 2 के तहत जिन जिन इनकम्स के ऊपर टैक्स लगाया गया वो तो टैक्स है ही। इसके अलावा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जो भी आप पे फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी, अदर चार्जेस वगैरह लगेंगे, जो कोई भी अमाउंट आप पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत लगाया जाएगा, उन सारे अमाउंट को लॉ मेकर ने टैक्स की डेफिनेशन में कवर किया है। टैक्स की डेफिनेशन के बाद सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास इनकम की। इनकम की डेफिनेशन एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, क्योंकि ये इंक्लूड से स्टार्ट हो रही है, यानी जो चीज़ हमारी रियल लाइफ में कॉमन डिक्शनरी में इनकम है वो तो इनकम है। लॉ मेकर ने 4 चीज़ें इनकम की डेफिनेशन में और शामिल कर दी। नंबर 1, एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस। इनकम टैक्स के कानून के तहत, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जिन जिन अमाउंट्स के ऊपर, जिन जिन इनकम्स के ऊपर टैक्स लगाया गया वो सारी अमाउंट्स इनकम कंसिडर की जाएगी। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस।
अब इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग आपके कोर्स का पार्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली ये बात हो रही है कि इनकम टैक्स के कानून के तहत जिन जिन अमाउंट्स के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट किया जाता है वो सारी अमाउंट्स भी लॉ की नज़र में इनकम है। थर्ड है एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अगर लॉ मेकर चाहे तो कोई अमाउंट जो कि रियल लाइफ में हमारी इनकम नहीं है, लेकिन लॉ मेकर चाहे तो किसी अमाउंट को हमारी इनकम अज्यूम करवा सकता है, इनकम ट्रीट करवा सकता है, वो भी इनकम कंसिडर की जाएगी। और चौथा है हमारे पास एनी लॉस ऑफ इनकम। अगर आपका कोई नुकसान हो, अगर आप क्या कहते हैं कोई इनकम इंटेंशनली यूज़ करते हो, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका फेयर मार्केट रेंट 5 लाख रुपए, लेकिन वो मैं अपने रिश्तेदार को 2.5 लाख रुपए रेंट पे दे देता हूँ। तो अगर एक प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट रेंट 5 लाख रुपए है और मैंने अपनी मर्जी से अपने वो रिश्तेदार को 2.5 लाख पे रेंट पे दे दी, तो मैंने जो 2.5 लाख का नुकसान किया ना, 5 लाख की जगह मुझे एक्चुअली 2.5 लाख का रेंट मिला, मैंने 2.5 लाख की इनकम का अपना नुकसान अपनी मर्जी से किया, तो ये लॉस ऑफ इनकम भी लॉ की नज़र में इनकम ही कंसिडर किया जाएगा। टैक्स और इनकम की डेफिनेशन के बाद हमारे पास जो अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो पर्सनस का है। हमारे पास इनकम टैक्स लॉ में टोटल 7 तरह के पर्सनस हैं। इंडिविजुअल, कंपनी, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये 7 नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। इन 7 पर्सनस में से इंडिविजुअल और एओपी की टैक्सेशन आप कैफ 2 लेवल पे कवर करते हो, कंपनी की टैक्सेशन इंशाल्लाह आप लोग सीए फाइनल में कवर करोगे, और फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनकी टैक्सेशन हम अपनी सीए करिकुलम में नहीं पढ़ते, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप लोग टैक्स पे अपना करियर बनाते हो फ्यूचर में तो फिर आप इनके एरियाज या इनकी टैक्सेशन भी देख रहे होंगे। इंडिविजुअल और यूपी की टैक्सेशन हमारे कैफ 2 के सिलेबस का पार्ट है, कंपनी की टैक्सेशन हम सीए फाइनल लेवल पे पढ़ते हैं। इन 7 तरह के पर्सन में से इंडिविजुअल वाहिद नेचुरल पर्सन है, बाकी के 6 आर्टिफिशियली क्रिएटेड पर्सन है, यानी कि किसी ना किसी कानून के तहत, लॉ के तहत बनाए गए पर्सन हैं। इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है सैलरीड इंडिविजुअल, एक होता है नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। इन दोनों की बाइफर्केशन लॉ में क्यों की गई है सर? इन दोनों की बाइफर्केशन इस वजह से की गई है क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर सैलरीड और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल का टैक्स रेट अलग अलग है। सैलरीड इंडिविजुअल का अलग स्लैब रेट है, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल का अलग स्लैब रेट है। हमें कैसे पता चलेगा कि इंडिविजुअल सैलरीड है या नॉन सैलरीड है? सर हम उनकी सैलरी इनकम को टैक्सेबल इनकम से कंपेयर करेंगे, हम उनकी सैलरी इनकम को टैक्सेबल इनकम से कंपेयर करेंगे। अगर एक इंडिविजुअल की सैलरी इनकम टैक्सेबल इनकम के 75% से ज़्यादा है, अगर एक इंडिविजुअल की सैलरी इनकम टैक्सेबल इनकम के 75% से ज़्यादा है, यानी कि आप सिंपली सैलरी इनकम को टैक्सेबल इनकम से डिवाइड कर दो, अगर ये रेशियो मोर देन 75% आए तो इसका मतलब है ये इंडिविजुअल सैलरी इंडिविजुअल होगा। और अगर ये रेशियो लेस देन या इक्वल टू 75% आ रहा है, 75% या 75% से कम आ रहा है, तो फिर हम इसे नॉन सैलरीड इंडिविजुअल कह रहे होंगे। अगला हमारे पास ईओपी की डेफिनेशन है। ईओपी की डेफिनेशन हमारे पास एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यानी कि जो रियल लाइफ में कॉमन डिक्शनरी में ईओपी है वो तो ईओपी है, लॉ में करने कुछ चीज़ें ईओपी की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दी। अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो वो ईओपी है, अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि कोई जॉइंट फैमिली बिजनेस चल रहा है तो वो भी ईओपी है, अगर कोई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है यानी किसी कानून के तहत कोई ईओपी बनाई गई है तो ये भी ईओपी है, या फिर एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ, अगर किसी फॉरेन लॉज के तहत चाइना, यूएस, बांग्लादेश के कानून के तहत भी कोई ईओपी बनी है तो वो भी पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंसिडर की जाएगी। यहाँ पर आपके लिए समझने का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा कानून इस तरह से अप्लाई होता है कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन कोई भी जॉइंट इनकम कमाए, चाहे किसी जॉइंट बिजनेस से, चाहे किसी जॉइंट वेंचर से, चाहे किसी जॉइंट ओनरशिप से, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन कोई भी जॉइंट इनकम कमाएंगे, हमारे कानून में उसकी टैक्सेशन एज अ इनकम ऑफ एओपी हो रही होगी। चाहे आपने एओपी लीगली क्रिएट की हो, चाहे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बातचीत चल रही हो, चाहे लिखत परत की हो, चाहे लिखत परत ना की हो, जब भी जॉइंट इनकम कमाई जाएगी इनकम टैक्स लॉ में वो इनकम एज अ इनकम ऑफ एओपी टैक्स होगी, और हम टैक्सेशन ऑफ एओपी लेटर स्टेज पे कवर भी करेंगे। फर्म की डेफिनेशन लॉ में प्रोवाइडेड है लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपनी भी डेफिनेशन लॉ के अंदर प्रोवाइडेड है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस में से सिर्फ रीड करवा देता हूँ। कंपनी की डेफिनेशन एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, यानी कि लॉ मेकर ने 11 तरह की चीज़ों को या 11 तरह के इंस्टीट्यूट्स को कंपनी की डेफिनेशन में शामिल किया है। सबसे पहले वो कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनाई गई, फिर वो कंपनी जो कि पार्लियामेंट इनेक्टेड लॉज के तहत बनाई गई, पार्लियामेंट से पास किए गए कानून के तहत बनाई गई, जैसे कि स्टेट बैंक हो गया, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस हो गया, पीआईए हो गया। अगर कोई फॉरेन कंपनी है यानी कि फॉरेन कंट्री के कानून के तहत कोई कंपनी बनाई गई तो वो भी हमारे लॉ में कंपनी कंसिडर की जाएगी। कोई सोसाइटीज़ लॉ के तहत कंपनी बनाई गई है, कोई ट्रस्ट लॉस के तहत कंपनी बनाई गई है, तो ये ट्रस्ट स्ट्रक्चर हो या सोसाइटी का स्ट्रक्चर हो, ये भी इनकम टैक्स लॉ में कंपनी कंसिडर की जाएगी।
अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फलाई इदारा है, तो फलाई इदारा भी इनकम टैक्स लॉ में कंपनी ट्रीट किया जाता है। अगेन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की टैक्सेशन एक एडवांस एरिया है जो कि इंशाल्लाह आप लोग सीए फाइनल लेवल पे देखेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की टैक्सेशन कैसे होती है। इसी तरीके से अगर कोई फॉरेन एओपी है, अगर कोई फॉरेन एओपी यानी कि पाकिस्तान से बाहर आपने कोई एओपी बनाई लेकिन एफबीआर ने उसे कंपनी डिक्लेयर कर दिया, एफबीआर ने उसे कंपनी डिक्लेयर कर दिया, तो ये भी इनकम टैक्स लॉ के तहत कंपनी कंसिडर किया जाएगा। अब ये एओपी कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर पाकिस्तान के बाहर चाइना, यूएस, बांग्लादेश के कानून के तहत आपने कोई एओपी बनाई और एफबीआर ने उसे कंपनी डिक्लेयर कर दिया, तो अब हम इसे कंपनी ही कंसिडर करेंगे, हम इसे एओपी कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान को कंपनी की डेफिनेशन में कवर किया गया। हमारे मुल्क में 3 तरह की गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट एक सेपरेट टैक्स पर्सन है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को कंपनी की डेफिनेशन में कवर किया गया और स्मॉल कंपनी को कंपनी की डेफिनेशन का पार्ट बनाया गया। स्मॉल कंपनी क्या होती है हम थोड़ी देर में जान लेंगे। ट्रस्ट और यूनिट ट्रस्ट की डेफिनेशन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छा, कंपनी में हम स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। स्मॉल कंपनी के कॉन्सेप्ट के अलावा एक कॉन्सेप्ट है पब्लिक कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का, कि लॉ की नज़र में, इनकम टैक्स लॉ की नज़र में, हम कंपनीज एक्ट की बात नहीं कर, इनकम टैक्स लॉ की नज़र में कौन सी कंपनी पब्लिक कंपनी है, कौन सी कंपनी प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में 4 कंडीशंस हैं। अगर इन 4 में से कोई एक कंडीशन, कोई एक क्राइटेरिया भी पूरा हो जाए तो वो कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाएगी। और अगर ये चारों क्राइटेरियाज पूरे ना हो रही हो तो फिर उस कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी कह रहे होंगे। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी दैट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। यानी अगर एक कंपनी ये चारों क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं करती, इन 4 में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती, तो फिर वो प्राइवेट कंपनी होगी। अच्छा जी, पब्लिक कंपनी क्या है? सर, एक ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो या फेडरल गवर्नमेंट के पास हो। एक ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स अगर फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है तो ये कंपनी पब्लिक कंपनी है। एक ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स या तो फॉरेन गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली हो या फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, इसे भी हम पब्लिक कंपनी कह रहे होंगे। देखो, 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, पब्लिक कंपनी। अगर 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स फॉरेन गवर्नमेंट के पास या फॉरेन कंपनी ओन बाय फॉरेन गवर्नमेंट के पास है, तो भी पब्लिक कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हुए हो, यानी कि जिसके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे सेल परचेज हुए हो और साल के आखिरी दिन अगर वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ये दोनों बातें पूरी हों, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स का ट्रेड होना, सेल परचेज होना और साल के आखिरी दिन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना, अगर ये दोनों बातें पूरी होती है तो ये कंपनी भी पब्लिक कंपनी बन जाएगी। या फिर कोई ऐसा यूनिट ट्रस्ट जिसके यूनिट्स वाइडली अवेलेबल टू दी पब्लिक हो, या फिर वो ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत बनाए गए हो, तो इस ट्रस्ट को भी हम, यूनिट ट्रस्ट को भी हम पब्लिक कंपनी कह रहे होंगे। अगर पब्लिक कंपनी का कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं होता तो फिर वो कंपनी प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। इसके बाद हमारे पास कंपनी में ही एक सब कॉन्सेप्ट स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट है। याद रहे, स्मॉल कंपनी हमेशा कंपनी ही होगी, क्योंकि इसके बाद मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, एओपी भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकते हैं, लेकिन स्मॉल कंपनी हमेशा कंपनी ही होगी। अब स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में 5 कंडीशंस हैं। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में 6 कंडीशंस हैं और ये 6 की 6 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, कोई एक आधी नहीं, 6 की 6 कंडीशंस पूरी होगी तो वो कंपनी स्मॉल कंपनी बनेगी। स्मॉल कंपनी बनने से होगा क्या सर? स्मॉल कंपनी का जो टैक्स रेट है वो नॉर्मल कंपनी से कम है। आपके लिए वो रेलेवेंट नहीं है क्योंकि कंपनी की टैक्सेशन आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन स्मॉल कंपनी का जो टैक्स रेट है वो नॉर्मल कंपनी से कम होता है। अब स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी होती है? सर, एक ऐसी कंपनी जो कि 1 जुलाई 2005 के बाद कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनाई गई। पहली कंडीशन, 1 जुलाई 2005 के बाद ये बनी है कंपनीज एक्ट 2017 के तहत। दूसरी कंडीशन, इसका पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, यानी कि इक्विटी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग और रिजर्व, इसका पेड अप कैपिटल और अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व 50 मिलियन से कम हो, 5 करोड़ रुपए से कम हो। तीसरी कंडीशन, इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 250 से कम हो साल में किसी भी वक्त इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 250 से एक्सीड ना करें। चौथी कंडीशन, इसका पूरे साल का टर्नओवर, इसका पूरे साल का एनुअल टर्नओवर, एनुअल रेवेन्यू 250 मिलियन से कम हो, 25 करोड़ रुपए से कम हो। पांचवी कंडीशन, ये किसी बड़ी कंपनी को स्प्लिट करके या रिकंस्टिट्यूट करके ना बनाई गई हो। आप बड़ी कंपनी को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में हिस्सा करके स्मॉल कंपनी नहीं बना सकते। अगर कोई कंपनी बड़ी कंपनी है तो फिर ये हमेशा बड़ी कंपनी रहेगी, इसको तोड़कर स्प्लिट करके रिकंस्टिट्यूट करके स्मॉल कंपनी नहीं बना सकता। और लास्ट 6 कंडीशन, सर यहाँ तो 5 लिखा है सर, एक कंडीशन यहाँ पे आ गई, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इन टोटलिटी 6 कंडीशन है। लास्ट कंडीशन ये है कि ये स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ना हो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन मीट ना करे।
अब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होता है? सर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कोई भी पर्सन हो सकता है, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये एओपी भी हो सकता है, ये कंपनी भी हो सकता है। एक ऐसा पर्सन जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, गुड्स रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, और इसका पूरे साल का रेवेन्यू 250 मिलियन से कम हो। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग पर्सन है जिसका पूरे साल का रेवेन्यू, पूरे साल का टर्नओवर 250 मिलियन 25 करोड़ रुपए से कम है, तो ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाया जाएगा। अब आप इसे स्मॉल कंपनी नहीं कह सकते। अगर एसएमई नहीं है और स्मॉल कंपनी की बाकी कंडीशंस मीट हो रही है तो फिर वो स्मॉल कंपनी हो सकती है, लेकिन अगर एसएमई की डेफिनेशन मीट हो जाती है तो फिर ये एसएमई होगी, फिर हम इसे स्मॉल कंपनी नहीं कहेंगे। एक बात यहाँ पे लिखी है कि अगर किसी भी एक साल आपका रेवेन्यू 250 मिलियन से क्रॉस कर गया और आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से बाहर निकल गए, तो अब आप सब्सिक्वेंट ईयर्स में कभी भी सॉरी अगर किसी भी साल आपका रेवेन्यू 250 मिलियन से क्रॉस कर गया और आप एसएमई की डेफिनेशन से बाहर निकल गए, तो फ्यूचर में अगर आपका रेवेन्यू 250 मिलियन से कम भी हो गया, अब आप एसएमई नहीं हो सकते। वंस आपका रेवेन्यू, वंस आपका टर्नओवर 250 मिलियन को क्रॉस कर गया, अब सब्सिक्वेंट सारे ईयर्स में आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाए जाओगे। मैंने स्मॉल कंपनी और एसएमई के कॉन्सेप्ट को समराइज करने के लिए डिसीजन डायग्राम आपको समझाई थी कि अगर इंडिविजुअल और ईओपी है और वो इंडिविजुअल और ईओपी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं और उनका रेवेन्यू 250 मिलियन से कम है, तो ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल और ईओपी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं लेकिन उनका रेवेन्यू, उनका टर्नओवर 250 मिलियन से ज़्यादा है, तो ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस नहीं होंगे। और अगर इंडिविजुअल और ईओपी मैन्युफैक्चरिंग का काम ही नहीं करे, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर उनका रेवेन्यू कुछ भी हो, ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस नहीं हो सकते। अगर कंपनी की बात करें तो या तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होगी या अदर देन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होगी। अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है और उनका रेवेन्यू 250 मिलियन से कम है, तो ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाया जाएगा, ये स्मॉल कंपनी नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन अगर एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में और उनका टर्नओवर, उनका रेवेन्यू 250 मिलियन से ज़्यादा है, तो अब ये एसएमई भी नहीं होगी, अब ये स्मॉल कंपनी भी नहीं होगी, अब ये नॉर्मल कंपनी होगी। क्योंकि रेवेन्यू 250 मिलियन से ज़्यादा होने का मतलब है कि अब यहाँ ना ये एसएमई की डेफिनेशन मीट कर रहा है, ना ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन मीट कर रहा है। अगर एक कंपनी अदर देन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है तो ये एसएमई नहीं हो सकता, क्योंकि एसएमई होने के लिए शर्त है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का होना। तो अगर अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग बिजनेस में है, सर्विस के बिजनेस में है, तो अगर तो रेवेन्यू 250 मिलियन से कम है और स्मॉल कंपनी की बाकी कंडीशंस भी मीट हो रही है, तो फिर ये स्मॉल कंपनी है। लेकिन अगर रेवेन्यू, अगर टर्नओवर 250 मिलियन से ज़्यादा है, तो फिर ये स्मॉल कंपनी भी नहीं होगा, फिर ये स्मॉल कंपनी भी नहीं होगा, फिर ये एसएमई भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये नॉर्मल कंपनी ट्रीट किया जाएगा। तो ये बड़ी आपके पास एक आसान सी एक डायग्राम है जिसमें आप सारे कॉन्सेप्ट्स को एक जगह कवर कर सकते हो। फिर इसके बाद पर्सन्स के बाद हमने टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट देखा था। हमारे पास टैक्स लॉ में 3 तरह के टैक्स ईयर्स होते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट समझना या जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि टैक्स ईयर की बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि रिटर्न कब फाइल होगा, रिटर्न ऑफ इनकम कब सबमिट किया जाएगा। अब देखिए इंडिविजुअल और ईओपी के केस में तो बड़ा सिंपल सा रूल है, टैक्स ईयर एंड होने के बाद, टैक्स का जो भी ईयर एंड हुआ है उसके बाद जो भी अगला 30 सितंबर आएगा, ये रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है। अगर आपका टैक्स ईयर एंड 30 जून 2026 है तो रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2026 होगी। अगर आपका टैक्स ईयर एंड 30 जून 2025 है तो रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2025 होगी। तो टैक्स ईयर एंड के बाद जो भी अगला 30 सितंबर आएगा वो इंडिविजुअल और ईओपी का रिटर्न फाइल करने का डेडलाइन है। कंपनी के केस में आपको ये देखना पड़ता है कि कंपनी का ईयर एंड कब हो रहा है, कंपनी का ईयर एंड कब हो रहा है। अगर कंपनी का ईयर एंड जनवरी से लेकर जून के दरमियान में आ रहा है, कंपनी का ईयर एंड 1 जनवरी से लेकर 30 जून के दरमियान में आ रहा है, तो जो भी आने वाला 31 दिसंबर होगा, जो भी अपकमिंग 31 दिसंबर होगा, वो कंपनी के रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होगी। और अगर कंपनी का ईयर एंड 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के दरमियान आ रहा है, तो जो भी आने वाला 30 सितंबर होगा, जो भी अपकमिंग आने वाला 30 सितंबर होगा, ये कंपनी के रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन, ड्यू डेट बन जाएगी। तो इंडिविजुअल ईओपी के केस में हमेशा अपकमिंग 30 सितंबर, कंपनी के केस में अगर ईयर एंड 1 जनवरी से 30 जून के दरमियान है तो आने वाला 31 दिसंबर, कंपनी के केस में अगर ईयर एंड 1 जुलाई से 31 दिसंबर है तो आने वाला 30 सितंबर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन होगी। अब हमारे पास 3 तरह के टैक्स ईयर्स थे, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर का मतलब है वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून पे एंड हो, यानी कि नॉर्मल टैक्स ईयर हमेशा 1 जुलाई पे स्टार्ट होगा, हमेशा 30 जून पे एंड होगा। वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून पे एंड हो, इसे हम नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। स्पेशल टैक्स ईयर का मतलब है कि वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून पे एंड ना हो, वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून के अलावा कभी एंड हो, इसे हम स्पेशल टैक्स ईयर कहते हैं। यानी कि 31 दिसंबर पे एंड हो, 30 सितंबर पे एंड हो, 31 मार्च पे एंड हो, अगर 30 जून के अलावा जब भी ईयर एंड हो रहा है और 12 महीने का पीरियड है तो ये स्पेशल टैक्स ईयर है। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है? सर जब आप अपना टैक्स ईयर चेंज करते हो
नॉर्मल से स्पेशल पे आते हो, स्पेशल से नॉर्मल पे जाते हो, तो बीच में एक इंटरवीनिंग पीरियड आ जाता है, बीच में गैप आ जाता है। और ये इंटरवीनिंग पीरियड, ये गैप हमेशा 12 महीनों से कम ही होगा। जब भी आप नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पे जाओगे तो बीच में एक जरूर गैप क्रिएट होगा। दैट इंटरवीनिंग पीरियड इज कॉल्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। यानी जो आपका पुराना टैक्स ईयर था उसके आखिरी दिन से लेकर जो आपका नया टैक्स ईयर स्टार्ट होगा उसके पहले दिन तक जो इंटरवीनिंग पीरियड है उसे हम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कह रहे होंगे। अब नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को रीड करने के कुछ तरीकेकार थे। एक तो लीगल तरीका था, हमने जुगाड़ तरीका देखा था। जुगाड़ तरीका क्या था? अगर टैक्स ईयर एंड जनवरी से लेकर जून के दरमियान है, अगर ईयर एंड डेट 31 जनवरी है, 28 फरवरी है, 31 मार्च है, 31 मई है, 30 जून है, तो जो भी जनवरी या जून के ईयर एंड के साथ कैलेंडर ईयर है ना, वही टैक्स ईयर का नंबर बन जाएगा। अगर ईयर एंड 30 जून 2026 है तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2026 है। अगर ईयर एंड 31 मार्च 2026 है तो ये स्पेशल टैक्स ईयर 2026 है। अगर ईयर एंड 28 फरवरी 2027 है तो ये स्पेशल टैक्स ईयर 2027 कहलाया जाएगा। अगर ईयर एंड जनवरी से जून के दरमियान हो रहा है तो इसे तुम सेम कैलेंडर ईयर से रीड करोगे। लेकिन अगर ईयर एंड जुलाई से लेकर दिसंबर के दरमियान में आ रहा है, अगर ईयर एंड डेट जुलाई से लेकर दिसंबर के दरमियान में आ रही है तो इसे नेक्स्ट ईयर एंड से रीड करोगे। अगर 31 दिसंबर 2026 है तो ये स्पेशल टैक्स ईयर 2027 होगा। अगर 30 सितंबर 2020 है तो ये स्पेशल टैक्स ईयर 2021 होगा। तो अगर जनवरी से जून तक ईयर एंड है तो सेम कैलेंडर ईयर, अगर जुलाई से लेकर दिसंबर के दरमियान ईयर एंड है तो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से इसे रीड कर रहे होंगे। फिर हमारे पास ये वाली बात इतनी रेलिवेंट नहीं है। प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक पर्सन चाहे तो अपना टैक्स ईयर चेंज कर सकता है फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल या फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल। प्रोसेस क्या होगा सर? सबसे पहले हमें कमिश्नर को एप्लीकेशन देनी होगी इन राइटिंग। अगर हम अपना टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर करना चाहते हैं या नॉर्मल करना चाहते हैं, नॉर्मल से स्पेशल पे जाना चाहते हैं, स्पेशल से नॉर्मल पे जाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कमिश्नर को एप्लीकेशन इन राइटिंग देनी होगी। एप्लीकेशन इन राइटिंग में आप कमिश्नर को कोई ना कोई वैलिड रीज़न दोगे, कोई ना कोई कंपेलिंग नीड दोगे, कोई ना कोई बिजनेस केस बनाओगे कि मैं क्यों अपना टैक्स ईयर चेंज करना चाहता हूँ, और अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे। कमिश्नर को अगर आपकी एप्लीकेशन समझ आती है, आपका वैलिड रीज़न, आपकी कंपेलिंग नीड समझ आती है, तो कमिश्नर आपका टैक्स ईयर चेंज कर देगा बाय पासिंग एन ऑर्डर। कमिश्नर एक ऑर्डर पास करेगा और आपका टैक्स ईयर चेंज कर देगा। और कमिश्नर चाहे तो आप पे कोई कंडीशन भी लगा सकता है। अगर कमिश्नर को आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी है तो वो आपको बुलाकर आपकी बात सुनेगा, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देगा। और अगर कमिश्नर फिर भी एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है तो वो रीजन ऑफ रिजेक्शन अपने ऑर्डर में मेंशन करेगा। कमिश्नर चाहे तो ये भी कर सकता है कि आपकी एप्लीकेशन कमिश्नर आपकी जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा तो आपका कोई ना कोई नया टैक्स ईयर डिसाइड करेगा कि भाई इस दिन से आपका नया नॉर्मल टैक्स ईयर या इस दिन से आपका नया स्पेशल टैक्स ईयर स्टार्ट होगा। कमिश्नर चाहे तो आपकी एप्लीकेशन जो कि एक्सेप्ट हो चुकी है, एक्सेप्ट होने के बाद भी रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देगा, आपको बुला के आपकी बात सुनेगा जरूर, और फिर आप चाहे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर कमिश्नर ने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी या फिर आपकी अप्रूवल को विड्रॉ कर दिया, आपने चेंज ऑफ टैक्स ईयर के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर ने रिजेक्ट कर दिया। एक केस, आपने चेंज ऑफ टैक्स ईयर के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर ने उसे अप्रूव कर दिया, लेकिन बाद में जाके उसे विड्रॉ कर लिया, तो फिर आप अपना मैटर एफबीआर के पास ले जा सकते हो, यानी कि एफबीआर के कमिश्नर, चीफ कमिश्नर के पास ले जा सकते हो, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ले जा सकते हो। एफबीआर का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, वो आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये हमारे पास टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट था। टैक्स रेट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि टैक्स रेट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में टैक्स रेट्स गिवन होंगे, बस उनको अप्लाई कैसे करना है ये आप सीख लीजिएगा। न्यूमेरिकली हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, तो आई होप कि अब तक आप लोग ये सारी चीज़ें सीख गए होंगे। ज़रूर याद रखिएगा कि सैलरी इंडिविजुअल का मतलब है वो इंडिविजुअल जिसकी सैलरी इनकम इसकी टैक्सेबल इनकम के 75% से ज़्यादा हो। यानी जब आप सैलरी को टैक्सेबल इनकम से डिवाइड करें तो मोर देन 75% रहना चाहिए, तो ये सैलरी इंडिविजुअल है, ये वाले रेट्स अप्लाई होंगे। अगर सैलरी इनकम टैक्सेबल इनकम के 75% या 75% से कम आता है तो फिर ये नॉन सैलरी इंडिविजुअल है, और ईओपी का भी यही रेट होता है। एक चीज़ सरचार्ज भी याद रखिएगा कि अगर एक सैलरी इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से इंक्रीज करे, अगर एक सैलरी इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा हो, तो फिर जो भी आप स्लैब रेट की लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे इस पर 9% एक सरचार्ज भी कैलकुलेट करोगे। अगर इंडिविजुअल है और सैलरी इंडिविजुअल है और उसकी सैलरी इनकम उसकी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से एक्सीड कर रही है, तो फिर जो भी आपने स्लैब रेट की लायबिलिटी की है उसी लायबिलिटी का 9% एक सरचार्ज भी कैलकुलेट करना होगा। अगर नॉन सैलरी इंडिविजुअल या एओपी है और उनकी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा है,
तो जो भी आपने स्लैब रेट से लायबिलिटी कैलकुलेट की, जो भी आपने स्लैब रेट से लायबिलिटी कैलकुलेट की, इसी का 10% आपको सरचार्ज कैलकुलेट करना होगा। सरचार्ज कब कैलकुलेट करोगे? जब टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा हो। किस रेट पे कैलकुलेट करोगे? सर अगर सैलरी इंडिविजुअल है तो 9% ऑफ द लायबिलिटी, और अगर नॉन सैलरी इंडिविजुअल या एओपी है तो 10% ऑफ द लायबिलिटी। कंपनी वगैरह के टैक्स रेट्स आपको देखने की या याद करने की जरूरत नहीं है। टैक्स रेट आपको कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में टैक्स रेट्स गिवन होंगे। इसके बाद फिर हमने इंट्रोडक्शन इन की कॉन्सेप्ट्स में ही रेजिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। होता यह है कि पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कानून है ना, ये इनकम पे टैक्स लगाता है दो चीज़ों को देखकर। नंबर 1, पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। नंबर 1, पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। नंबर 2, इनकम का सोर्स क्या है, इनकम का ज्योग्राफिकल सोर्स क्या है। देखो हमारे लॉ में जितने भी पर्सन है, जो भी हमने 7 तरह के पर्सन देखे, वो या तो रेजिडेंट बनेंगे या नॉन रेजिडेंट बनेंगे। कैसे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जितने भी हमारे पास 7 तरह के पर्सन हैं, वो या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। अगर पर्सन रेजिडेंट है तो रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड फॉरेन सोर्स इनकम यानी कि वर्ल्ड वाइड इनकम इनकम टैक्स लॉ की चपेट में आ जाती है। उस पर इनकम टैक्स का कानून अप्लाई होता है, इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अप्लाई होगा, नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं हो रहा होगा। तो हमने एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस भी देखना होता है, उसकी इनकम का ज्योग्राफिकल सोर्स भी देखना होता है, क्योंकि रेजिडेंट पर्सन की पाकिस्तान सोर्स इनकम फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल होती है पाकिस्तान में। नॉन रेजिडेंट पर्सन की सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल होती है पाकिस्तान में। नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम पे इनकम टैक्स का कानून अप्लाई नहीं होता। अच्छा, अब रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कौन कौन होंगे? सर 7 तरह के पर्सन थे। इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इन 7 तरह के पर्सन में से फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 हमेशा नॉन रेजिडेंट होंगे। ये 3 हमेशा नॉन रेजिडेंट होंगे। इन 7 पर्सन में से फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये हमेशा रेजिडेंट होगा। तो 7 में से 3 पर्सन तो हमेशा ही नॉन रेजिडेंट होंगे। फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमेशा रेजिडेंट होगा। इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी के केस में आपको कुछ क्राइटेरियाज देखने पड़ते हैं। अब वो क्राइटेरियाज क्या हैं? सर अगर एक इंडिविजुअल पाकिस्तान में एक टैक्स ईयर में 183 डेज या उससे ज़्यादा मौजूद है, अगर एक टैक्स ईयर में एक इंडिविजुअल 183 डेज या उससे ज़्यादा मौजूद है तो इससे हम रेजिडेंट इंडिविजुअल कहेंगे। पहला क्राइटेरिया, अगर फिजिकली पाकिस्तान में आप 183 दिन से ज़्यादा मौजूद हैं इन अ सिंगल टैक्स ईयर तो आप उस साल के लिए रेजिडेंट हैं। आपका डोमिसाइल, आपका एनआईसी, आपका पासपोर्ट ये नहीं देखा जाएगा, आपकी फिजिकल प्रेजेंस देखी जाएगी। या फिर अगर फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है जिसे पाकिस्तान से बाहर पोस्ट किया गया, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को पाकिस्तान से बाहर भी पोस्ट करती है जैसे एम्बेसी वगैरह में, तो अगर फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है जिसे पाकिस्तान से बाहर पोस्ट किया गया, भले ये पाकिस्तान में फिजिकली मौजूद नहीं भी है, इसे भी हम रेजिडेंट कहेंगे, इसे भी हम रेजिडेंट कहेंगे। तीसरे क्राइटेरिया में 2 शर्तें। अगर पाकिस्तान का शहरी, ये क्राइटेरिया सिर्फ पाकिस्तान के शहरी पे अप्लाई होगा, यानी कि जिसके पास सीएनआईसी है, जिसके पास पाकिस्तान का डोमिसाइल है, बेफॉर्म है। अगर ये किसी और मुल्क में 182 दिन से ज़्यादा यानी कि 183 डेज या उससे ज़्यादा मौजूद ना हो, किसी और मुल्क में 183 डेज या उससे ज़्यादा मौजूद ना हो, या किसी और मुल्क के कानून के तहत रेजिडेंट ना हो, तो ये भी पाकिस्तान में रेजिडेंट बन जाएगा। अगर एक बंदा पाकिस्तान का शहरी है लेकिन किसी भी एक मुल्क में वो 183 दिन या उससे ज़्यादा मौजूद नहीं है, या किसी भी और मुल्क के कवानीन के तहत वहाँ का रेजिडेंट नहीं बन रहा, तो अब ये पाकिस्तान में रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। सर इंडिविजुअल की केस में थोड़ा सा और बताता हूँ। हमने इन सारी बातों को ना एक डायग्राम में समराइज़ किया था कि देखो अगर एक इंडिविजुअल पाकिस्तान का शहरी नहीं है ना, तो फिर आपने सिर्फ इसकी पाकिस्तान में फिजिकल प्रेजेंस देखनी है। अगर वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है, अगर पाकिस्तान में 183 दिन या उससे ज़्यादा मौजूद है रेजिडेंट, अगर पाकिस्तान में 183 दिन से कम मौजूद है नॉन रेजिडेंट। लेकिन अगर पाकिस्तान का शहरी है तो पहले आप देखोगे कि पाकिस्तान में 183 दिन है, अगर पाकिस्तान में 183 दिन या उससे ज़्यादा है तो फिर तो रेजिडेंट हो गया। लेकिन अगर पाकिस्तान में 183 दिन से कम है तो फिर आप ये देखोगे कि क्या वो किसी और मुल्क में रेजिडेंट है। अगर किसी और मुल्क में रेजिडेंट है तो पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं होगा। क्या वो किसी और मुल्क में 183 दिन या उससे ज़्यादा मौजूद है, अगर किसी और मुल्क में 183 दिन या उससे ज़्यादा मौजूद है तो भी पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं होगा।
लेकिन अगर एक शख्स पाकिस्तान में 183 दिन से कम मौजूद है, लेकिन वो किसी और मुल्क में भी रेजिडेंट नहीं है, किसी और मुल्क में भी 183 दिन मौजूद नहीं है, हर मुल्क में 2-2 महीने गुजार के निकल जाता है, 2 महीने चाइना में रहता है, 2 महीने जापान में रहता है, 2 महीने यूएस में रहता है, 2 महीने दुबई में रहता है, 2 महीने इंडिया में रहता है, किसी भी मुल्क में वो 183 दिन पूरे नहीं कर रहा, किसी भी मुल्क के कानून के तहत वो रेजिडेंट नहीं है, अब वो पाकिस्तान में रेजिडेंट बन जाएगा, इवन दो कि वो पाकिस्तान में 183 दिन से कम मौजूद था। नंबर ऑफ डेज काउंट करने के लिए हमने इनकम टैक्स का रूल 14 देखा था कि अगर आप पाकिस्तान में पार्ट ऑफ द डे हो, डेट ऑफ अराइवल या डेट ऑफ डिपार्चर की वजह से आप पाकिस्तान में आए हो या पाकिस्तान से गए हो, तो पार्ट ऑफ द डे फुल डे काउंट किया जाएगा। अगर मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ या पाकिस्तान से जा रहा हूँ तो मैंने पाकिस्तान में आधा दिन गुजारा होगा ना, मतलब पार्ट ऑफ द डे गुजारा होगा, लॉ के पर्सपेक्टिव से फुल डे काउंट किया जाएगा। अगर आप पब्लिक हॉलीडे, सिक लीव, किसी और वजह से लीव लेकर पाकिस्तान में हो, ये भी डे काउंट किया जाएगा। अगर पाकिस्तान में कोई लॉकडाउन लग गया है, कोई स्ट्राइक हो गई है, कोई मसला मसाइल, कोई तूफान, फ्लड, इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन आप पाकिस्तान में मौजूद हो, ये भी डे काउंट हो रहा होगा। हाँ, पाकिस्तान में अगर आप छुट्टी मनाने, हनीमून मनाने आते हो तो ये भी पाकिस्तान में फिजिकल डे काउंट होगा। हाँ, अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट में हो, फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान से इंडिया जा रहे हो या इंडिया से अफगानिस्तान जा रहे हो और कनेक्टिंग फ्लाइट है आपकी, पाकिस्तान में लैंड करके जा रही है, तो कनेक्टिंग फ्लाइट की वजह से अगर आप पाकिस्तान में हो, इन ट्रांसिट अगर आप पाकिस्तान में हो, तो उस दिन को हम काउंट नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान में होने का रीजन इन ट्रांजिट है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हो लेकिन पाकिस्तान में इन ट्रांजिट में आ गए, कनेक्टिंग फ्लाइट होने की वजह से या पाकिस्तान से गुजरना हो गया, तो इस दिन को काउंट नहीं किया जाएगा। देन रेजिडेंट कंपनी के केस में क्या था सर? रेजिडेंट कंपनी के केस में 3 क्राइटेरियाज थे, 3 में से कोई एक क्राइटेरिया भी पूरा हो, वो कंपनी रेजिडेंट है। नंबर 1, अगर पाकिस्तान के कानून के तहत कोई कंपनी बनाई गई, कोई ऐसी कंपनी जो कि पाकिस्तान के लॉस के तहत इनकॉर्पोरेट हुई, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट के तहत बनाई गई, तो अगर कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी बनाई गई है तो फिर ये तो रेजिडेंट कंपनी ही होगी। या फिर अगर एक कंपनी जिसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली, जिसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली किसी भी एक वक्त पाकिस्तान में मौजूद हो, वो कंपनी भी रेजिडेंट है। या तो पाकिस्तान के लोकल लॉस के तहत कोई कंपनी बनाई गई, या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स यानी कि उसकी बोर्ड ऑफ मीटिंग्स, उसके बिजनेस, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अगर होली किसी भी एक वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, तो ये भी रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी। या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में शामिल था और रेजिडेंट कंपनी के कॉन्सेप्ट में भी है, यानी कि अगर एक प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, तो ये भी रेजिडेंट कंपनी कंसिडर की जाएगी। रेजिडेंट ईओपी का एक ही क्राइटेरिया है, अगर एक ईओपी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली या पार्टली किसी भी एक वक्त पाकिस्तान में आ जाए, कंपनी में होली का लफ्ज है, ईओपी में होली और पार्टली का लफ्ज है, अगर एक ईओपी का बिजनेस या ईओपी के वर्किंग पार्टनर्स किसी भी एक वक्त होली या पार्टली पाकिस्तान में आ जाए, तो उस साल के लिए वो ईओपी रेजिडेंट ईओपी बन जाएंगे। क्लियर हो गया? देन हेड्स ऑफ इनकम वगैरह के हवाले से हमने बहुत सारी थ्योरी कवर की थी, ये सारी थ्योरी आप लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जो रेलेवेंट है वो है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मेट। कहाँ गया? जो रेलेवेंट है वो है हमारे पास कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मेट। जी सर, टैक्स लायबिलिटी का हमारा फॉर्मेट क्या है सर? हम सबसे पहले 5 हेड्स ऑफ इनकम कैलकुलेट करेंगे 1 by 1। हम सैलरी इनकम कैलकुलेट करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5 हेड्स के रूल अप्लाई करते हुए आप 5 हेड्स की इनकम कैलकुलेट करोगे। 5 हेड्स की इनकम का टोटल रखोगे, ये आ जाएगा सम ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम। अगर आपने कोई एग्जेम्प्ट इनकम कमाई है तो आप 5 हेड्स ऑफ इनकम में एग्जेम्प्ट इनकम ऐड करोगे, आपके पास बनेगी टोटल इनकम। तो टोटल इनकम की डेफिनेशन क्या हो गई? सो टोटल इनकम की डेफिनेशन हो गई, टोटल इनकम इज द पर्सन सम ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम एंड एग्जेम्प्ट इनकम। आप 5 हेड्स की इनकम में एग्जेम्प्ट इनकम ऐड करते हैं तो ये कहलाया जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम से हम 2 चीजें माइनस करते हैं, नंबर 1 एग्जेम्प्ट इनकम, नंबर 2 डिडक्टेबल अलाउंसेस। एग्जेम्प्ट इनकम कौन सी? जो आपने अभी यहां पर ऐड की। डिडक्टेबल अलाउंसेस कौन से? सर हमारे पास लॉ में 4 तरह के डिडक्टेबल अलाउंसेस है, हमारे पास लॉ में 4 तरह के डिडक्टेबल अलाउंसेस है। याद रखना, डिडक्टेबल अलाउंसेस टोटल इनकम से माइनस होते हैं। कौन कौन से? ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड एंड एजुकेशनल एक्सपेंस। इनको भी मैं रिवाइज करवाऊंगा। टोटल इनकम से एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस करने के बाद टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ये वो इनकम है जिसपे तुम टैक्स रेट अप्लाई करोगे, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे। अब टैक्सेबल इनकम पे तुमने टैक्स रेट अप्लाई किया, तुम्हारे पास ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ गई, यानी कि टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। अगर सरचार्ज भी अप्लाई हो रहा है तो वो भी यहीं पे कैलकुलेट कर लेना। फिर कुछ चीज़ें हमारी टैक्स लायबिलिटी से माइनस होती हैं, जिसमें हम क्रेडिट्स और रिबेट्स वगैरह माइनस करते हैं। डोनेशन का क्रेडिट हमने पढ़ा है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट हमने पढ़ा है, पेंशन फंड की कंट्रीब्यूशन का हमने क्रेडिट पढ़ा है। तो जो हमने क्रेडिट्स पढ़े हैं, जो हमने रिबेट्स पढ़े हैं, वो हम ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी से माइनस करते हैं। हमारे पास नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाता है।
अब इस फॉर्मेट में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन कोर्स में आपने फाइनल टैक्स भी पढ़ा है, तो अगर कोई फाइनल टैक्स आपके सवाल में है तो वो आप अपनी नेट टैक्स लायबिलिटी में फाइनल टैक्स यहाँ पर ऐड कर दोगे। यहाँ पर इस लेवल पे अगर कोई फाइनल टैक्स की इनकम है, डिविडेंड पे इनकम है या प्रॉफिट ऑन डेट पे इनकम है, तो फाइनल टैक्स हम यहाँ पे अकॉर्डिंगली अपनी नेट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। लास्ट में अपने विदहोल्डिंग टैक्सेस माइनस करेंगे, एडवांस टैक्सेस माइनस करेंगे। जो टैक्सेस हमारे विदहोल्ड हुए, हमारे पास टैक्स पेबल या टैक्स रिफंडेबल का नंबर आ जाएगा। हमारे पास टैक्स पेबल या टैक्स रिफंडेबल का नंबर आ जाएगा। सर कौन कौन सी चीज़ें हमारी इनकम को कम करती है? बिजनेस के हमारी इनकम के एक्सपेंसेस, लॉसेस, सेकंड शेड्यूल की डिडक्शन या डिडक्टेबल अलाउंसेस, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी इनकम को कम करती हैं। कौन सी चीज़ें हमारी टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करती हैं? सर सेकंड शेड्यूल की जो क्रेडिट्स हैं, सेकंड शेड्यूल की जो रिबेट्स हैं या कोई विदहोल्डिंग टैक्सेस वगैरह हैं, ये हमारी टैक्स लायबिलिटीज़ को रिड्यूस करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना, सोच समझ के करना कि कौन सी चीज़ को इनकम से माइनस करना है, कौन सी चीज़ को टैक्स लायबिलिटी से माइनस करना है, मिक्स मत कर देना। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस डिडक्टेबल अलाउंसेस और अलाउबल डिडक्शन के दरमियान। डिडक्टेबल अलाउंस मैंने बताया 4 है, ज़कात, WWF, WPPF और एजुकेशनल एक्सपेंस, जिसको मैं भी रिवाइज भी करवाता हूँ। अलाउबल डिडक्शन का मतलब होता है इनकम के एक्सपेंसेस। हर हेड की इनकम कैलकुलेट करते हुए हमें कुछ एक्सपेंसेस को माइनस करने की इजाजत है, जिसे हम अलाउबल डिडक्शन कहते हैं। याद रखना, अलाउबल डिडक्शन की वजह से ही लॉस आ सकता है। अगर किसी हेड की इनकम उस हेड के एक्सपेंसेस से कम है, 100 रुपये की इनकम है, 150 के एक्सपेंसेस है, तो 50 का लॉस आ जाएगा। लेकिन डिडक्टेबल अलाउंसेस की वजह से कभी लॉस नहीं आता। डिडक्टेबल अलाउंसेस की वजह से कभी लॉस नहीं आता। अगर तुम्हारी टोटल इनकम है 100 और तुमने ज़कात पे कर दी 120, तो टैक्सेबल इनकम -20 नहीं हो सकती। टैक्सेबल इनकम -20 नहीं हो सकती, टैक्सेबल इनकम 0 हो जाएगी। तो अलाउबल डिडक्शन यानी कि इनकम के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो लॉस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन डिडक्टेबल अलाउंसेस टोटल इनकम को 0 तो कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव या लॉस में नहीं ले जा सकते हैं। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह के रूल्स वगैरह पढ़े थे। ये बेस बनाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से एज सच कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। लास्ट डिडक्टेबल अलाउंसेस को रिवाइज करते हैं। 4 तरह के डिडक्टेबल अलाउंस है। सबसे पहले ज़कात। ज़कात के केस में यहाँ थ्योरी वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि यहाँ पर वो ज़कात है या वो ज़कात एज अ डिडक्टेबल अलाउंस माइनस होगी जो कि अंडर दी ज़कात इन उशर ऑर्डिनेंस 1980 पे की हो। अगर आपने वॉलेंटरली अपने दोस्तों में, अपने हमसाइयों में, अपने आसपास के लोगों को ज़कात पे किया, ये आपकी मर्जी की ज़कात है, ये ज़कात इन उशर ऑर्डिनेंस नहीं है। वो ज़कात जो आपने ज़कात इन उशर ऑर्डिनेंस 1980 के तहत पे की, जो डिविडेंड की पेमेंट पे डिडक्ट हो जाती है, इंटरेस्ट की पेमेंट पे, प्रॉफिट ऑन डेट की पेमेंट पे डिडक्ट हो जाती है, सिर्फ उसी ज़कात को आप ऐसा डिडक्टेबल अलाउंस अपनी टोटल इनकम से माइनस करोगे। सेकंड है वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। इनकी अगेन मेरे हिसाब से थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या होता है सर, ये भी आपके लिए इतना रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ये कंपनी के केस में अप्लाई होते हैं, इंडिविजुअल और यूपीस पे जनरली अप्लाई नहीं होते। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि अगर हमने कोई वर्कर वेलफेयर फंड की कंट्रीब्यूशन दी है, वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1917 के तहत या वर्कर वेलफेयर फंड एनेक्टेड बाय प्रोविंसेस आफ्टर द 18 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत, तो इसको आप एज ए डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करोगे। अगर आपने कोई वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड की कंट्रीब्यूशन दी है, कंपनीज प्रॉफिट वर्कर पार्टिसिपेशन एक्ट 1968 के तहत या अगेन किसी प्रोविंशियल कानून के तहत, इसको आप एज ए डिडक्टेबल अलाउंस माइनस कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एजुकेशनल एक्सपेंस का डिडक्टेबल अलाउंस आपसे टेस्ट किया जा सकता है। इसकी कंडीशन मोडालिटीज थ्योरी के तौर पे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। क्या है ये सर? अगर एक इंडिविजुअल, याद रखना ये अप्लाई होता है सिर्फ इंडिविजुअल पे। अगर एक इंडिविजुअल है जिसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम है, एक इंडिविजुअल जिसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम, 1.5 मिलियन से कम है, और वो अपने चाइल्ड की एजुकेशन पे खर्चा करता है, तो वो ये डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम करेगा। कितना क्लेम करेगा सर? 3 चीज़ों का लोअर। नंबर 1, 5% ऑफ ट्यूशन फी पेड, जो भी उसने अपने चाइल्ड के एजुकेशन पे खर्चा किया उसका 5%। नंबर 2, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, जो भी उसकी टैक्सेबल इनकम है उसका 25%। एंड नंबर 3, नंबर ऑफ चाइल्ड मल्टीप्लाई बाय 60,000, जितने भी बच्चे हैं मल्टीप्लाई बाय 60,000 रुपये। इन तीनों में से जो लोअर होगा, सबसे छोटा अमाउंट होगा, उससे तुम एज अ डिडक्टेबल अलाउंस अपनी टोटल इनकम से माइनस करोगे। ट्यूशन फी का 5%, टैक्सेबल इनकम का 25% और नंबर ऑफ चाइल्ड मल्टीप्लाई बाय 60,000, इन तीनों का लोअर एज अ डिडक्टेबल अलाउंस माइनस किया जाएगा। ये भूल मत जाना कि ये सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा और ऐसे इंडिविजुअल को मिलेगा जिसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है। यहाँ पर यह बात हो रही है कि अगर माँ या बाप दोनों हैं और दोनों कमा रहे हैं और वो अपने चाइल्ड के एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं, तो माँ या बाप में से कोई एक
या डिडक्टेबल अलाउंस अपने रिटर्न में क्लेम कर रहा होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि आपको उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एनटीएन और उसका नाम वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये था हमारा क्विक रिवीजन चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन की कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसको बड़े ही कम टाइम में आपको रिवाइज करवा सका हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके पास 5 वेट्स ऑफ इनकम और जो बाकी हमारे कोर्स का एरिया है उनके भी इसी तरह से रिवीजन लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।